Hello beta, that is your the D and F block elements lecture number 9। तो D and F block elements में बेटा हम लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ D block एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज को कवर किया, दैट इज योर एटॉमिक रेडियाई हमने कवर किया सबसे पहले। एटॉमिक रेडियाई के बाद हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी कवर करी बेटा, दैट इज योर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने जो प्रॉपर्टी कवर करी बेटा, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, and we have interstitial compounds, formation of colored ions, and formation of complex compounds. So according to me, these are properties of D block elements. If one or two property is skipped, then you can go through with your previous lectures. Now we will discuss our ninth property, that is your alloys formation. That's a we can also use the D and D block elements in your alloys formation. Alloys formation, sir, what is alloy? So alloys formation के अंदर बेटा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि alloys होते क्या हैं। तो alloys are homogeneous mixture। alloys क्या होते हैं? एक homogeneous mixture होता है of more than one metal, एक से ज्यादा मेटल का। दैट मीन्स हमारे पास एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, एक दूसरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, बोथ आर ट्रांजिशन मेटल्स। अगर हम इन दोनों को मिक्स करके एक न्यू मेटल को जनरेट कर रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ मेटल विल बी नोन एज alloy। तो ये जो दो मेटल्स हैं बेटा, ये मिलके बन रहे हैं, ये दोनों मेटल्स कौन से होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दैट कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। अब सर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसकी कुछ ना कुछ क्रिस्टल लैटिस होगी जिसके अंदर ये अरेंज कर रखे होंगे, जैसा कि हमने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में पढ़ा था। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसकी भी सर कुछ ना कुछ क्रिस्टल लैटिस होगी। तो एक एलिमेंट बेटा दूसरे एलिमेंट को उसकी क्रिस्टल लैटिस से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, एंड देयरफॉर उनके साथ क्या बनेगी बेटा? वो वहां पे जाके स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से मिक्स हमारे पास क्या बनेगी? क्रिस्टल लैटिस बनेगी। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ alloys, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है किसकी? alloys की। द alloys so formed are hard। अब ये जो alloys बने हैं ये क्या होते हैं बेटा? नेचर में हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। दैट मीन्स वी नीड अ हाई टेम्परेचर टू मेल्ट देम। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा आपका क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया, टंगस्टन हो गया, मैंगनीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, आर द फेरस alloys। ये किसके alloys हैं? फेरस के alloys है। दैट मीन्स all them are mixing with iron to form the ferrous alloy। Is it clear or not? We have an element named as iron. All the elements combine with iron and form ferrous alloys। Clear है? For example, in iron we have mixing the chromium metal, then which will have more reactivity, that will displace the another ion, and we have a mixed crystal lattice of iron and chromium ion। So you can see here some other examples are brass। कुछ other examples भी हैं, जैसे कि brass हो गया। brass में क्या होता है? जिंक को मिक्स किया गया है किसके अंदर? कॉपर के अंदर, और हमारे पास क्या बना लिया गया है? ब्रास। स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रोंज हो गया, alloy of copper and tin। ब्रोंज कहाँ पे होता है? ये देखो, ये आपके जो हिंजेस होते हैं ना, गेट के ऊपर लगे होते हैं, जो गेट के ऊपर, ये फोल्ड हो जाती है और ये भी फोल्ड हो जाती है, और इसको लगा देते हैं गेट के ऊपर विद नट्स एंड बोल्ट्स।
तो ये यहाँ पे जो ये किसकी बनी होती है, ब्रोंज की बनी होती है। ब्रोंज क्या होता है, अलॉय होता है। किसका अलॉय होता है सर, कॉपर का, जिसके अंदर हमने क्या मिक्स कर रखा है, टीन मिक्स कर रखा है। इज इट क्लियर और नॉट। ये ब्रास, ब्रास का क्या होता है आपका, मेडल हो गया। ब्रास का जो मेडल होता है उसके अंदर आपके पास कॉपर का अलॉय होता है और साथ में कौन सा एलिमेंट मिक्स कर रखा होता है, जिंक। क्लियर है। नेक्स्ट इज योर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसा होना चाहिए। नो, स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू अ रूल। रूल के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल हमने ना छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर सर 13 होता है। पहले शेल के अंदर 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, तीसरी में 3 आ गए। चार्ज विल बी 3 पॉजिटिव। एंड ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव। So the compound formed between them should be or must be equal to aluminium 2O3. This is known as a stoichiometric compound. इसे हम क्या बोलेंगे, स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू अपने चार्ज के क्या हो गया है, कंपाउंड बना लिया गया है इसके द्वारा। लेकिन मान लो ये ऐसा कंपाउंड नहीं बनाता है, मान लो ये ऐसा कंपाउंड नहीं बनाता है, ये बना रहा है ALO, then that compound will be non stoichiometric in nature. क्लियर है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक भी नेचर के अंदर तभी होगा जब ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा। अब ALO नाम का तो कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वी कांट डिफाइन इट एज अ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता तो हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कौन सा होता है, जिसके अंदर चार्जेस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो द कंपाउंड्स इन विच देयर इज नो कन्फर्मिटी, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कोई कन्फर्मिटी नहीं होती है, कोई कंफर्म नहीं है भाई, इन केमिकल कंपोजिशन, किसके अंदर, केमिकल कंपोजिशन के अंदर, विद द आइडियल केमिकल फॉर्मूला, किसके साथ, आइडियल केमिकल फॉर्मूला के साथ। और आइडियल केमिकल फॉर्मूला कैसे आता है, अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। और उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। These compounds are formed due to variable valency. ऐसे कंपाउंड्स बनते क्यों हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट दो या दो से ज्यादा वैलेंसीज को क्या करता है, शो करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3। लेकिन अगर एल्यूमिनियम चार्ज शो कर रहा है -+2, तो इसका कंपाउंड कुछ और हो जाएगा। नहीं, ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स करते हैं। क्लियर है। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। और अगर डिफरेंट हो गए केमिकल फॉर्मूला तो उन्हें हम क्या कह देंगे, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव अ प्रॉपर्टी टू फॉर्म द नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। इज इट क्लियर और नॉट। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ऑल्सो ड्यू टू द डिफेक्ट्स अराइजिंग इन सॉलिड स्टेट। और ये ऐसा क्यों होता है, वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं, ड्यू टू सम डिफेक्ट्स, जो जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तब क्या होते हैं, अराइज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं बेटा, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद, कंपाउंड्स किसके साथ बनते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कौन बनाता है, सेलेनियम, टेल्यूरियम, आयरन, जिंक, ये सब क्या बनाते हैं, इनके साथ कंपाउंड्स बनाते हैं। आर द एग्जांपल्स ऑफ सच कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के लिए हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, आयरन। Iron has two valences. One is your +2 and the another one is +3. Is it clear or not? Now we'll make a compound with Fe and oxygen. Fe has a valency +2. Oxygen has a valency -2. The compound formed between them is Fe2O2, that is 2 moles of FeO. Is it clear or not? अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो Fe double bond oxygen. Clear? Now we will study out the compound formation with your variable valency +3. So we have Fe with charge +3 and the another element oxygen with charge -2. The compound formed between them is Fe2O3. So the compound is Fe2O3. तो which one will correct? इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो करेक्ट हम नहीं कह सकते हैं। करेक्ट कैसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर आयरन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आ रहा है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आ रहा है, तो दो कंपाउंड्स बनाएगा सर, एक तो ये वाला बनाएगा और एक ये वाला बनाएगा। बट वी कैन क्लासीफाई देम, हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टोइशियोमेट्री।
जो आइडियल केमिकल फॉर्मूला होगा सर वो स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड होगा, और जो नॉन आइडियल होगा वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड होगा। तो जब हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, शक्ति वक्र मनफी, दैट इज योर 26, 26 में 3d6 4s2, so its valency should be +3, valency should be +3, so valency should be +3, therefore the stoichiometric compound will be Fe2O3 and your non-stoichiometric compound will be FeO. Clear hai? So that is your non-stoichiometric compound. So D block elements also has a property of making a non-stoichiometric compounds. Is it clear or not? So we can add a property here, that is your ninth property is alloy formation, and your 10th property is making non-stoichiometric compounds. So you can revise this all the properties with a sequence. अगर आप इसको एक एक करके कोई टॉपिक्स की तरह याद कर रहे हो, you can't learn it. You have to read them in a sequence. That what is the atomic radii of d block elements, or what is the metallic characteristics, what is ionization potential and how can we calculate it, what is oxidation state of d block elements, how can we calculate it, magnetic properties किस तरीके से show करते हैं सर, how do they exist in interstitial compounds, how they form colored compounds, how they form complex compounds, what are complex compounds, how they make their coordination compounds, what are how they make an alloy formation, how they make a non-stoichiometric compounds, how they show variable valencies, what are the variable valencies of d block elements. So these properties you have to read in sequence. After that you can conclude your physical properties part of d block elements. Is it clear or not? We have completed our physical properties part. Now we will discuss your preparation of potassium dichromate and potassium permanganate in your next class. After that the D block chapter has been completed, and your F block elements will be start. Is it clear or not? So that's all for today's lecture. Thank you, Vitam.